हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स डेस्टिनी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, इसमें करंट अफेयर्स भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम पर्यावरण अध्ययन करेंगे, जो जीके के एनवायरनमेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। जितने भी उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 251 क्वेश्चन हैं और एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट कराया जाएगा। आप वीडियो के लास्ट तक ये जितने भी PYQ हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में UPPCS, लोअर PCS, UP टेट, सुपर टेट, UP SSSC, जितने भी PYQ हैं ये सारे PYQ वाले क्वेश्चन हैं। आप लास्ट तक देखिएगा इन्हें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल रैंकर्स डेस्टिनी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो सबसे पहले जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 1973 में मनाया गया था। ठीक है, 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहते हैं। मानव की जो गतिविधि, जितनी भी मानव की गतिविधि हैं या मानव जितनी भी इन्वायरमेंट की चीज़ों में इंटरफेयर करता है, उनसे जो चेंज होने वाले पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, कि मानव के द्वारा इन्हें परिवर्तित किया गया है ऐसा पर्यावरण। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इकोसिस्टम का जो प्रयोग किया था वो आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने किया था। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि नदी के जल प्रदूषण को किसके माध्यम से मापा जाता है। जो नदी जल प्रदूषण है वो जल में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, उसमें जल में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसके आधार पर नदी के जल या तालाब के जल या झीलों के जल को नापा जाता है। इसे BOD के नाम से जाना जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, उसी में न्यूट्रोफिकेशन आ जाता है, यूट्रीफिकेशन आ जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर ज़्यादा मात्रा में घुल जाती हैं तो उससे क्या होता है कि यूट्रीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि जल प्रदूषित है। कौन सी चीज़ ये बताती है कि जल में वियोजित ऑक्सीजन, हाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये बताती है कि जल प्रदूषित है। जल में उच्च बायोलॉजिकल यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर जल में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है तो जल प्रदूषित होता है। जल में उच्च COD यानी कि रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड अगर उच्च है तब भी जल प्रदूषित होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर D होगा। और ये सब जितने ये दिए हुए हैं A B C में जितने ये दिए हुए हैं ये जल के प्रदूषण को मापने के मापक हैं, या फिर हम कहें मापन करने की ये विधियाँ हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर D हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जगह का ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है, तय करता है। अगर हम बात करें किसी भी जगह का जो ओवरऑल जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो पॉल्यूटेंट में सबसे ख़राब सब इंडेक्स वैल्यू को देखता है कि पॉल्यूटेंट में सबसे ख़राब सब इंडेक्स कौन सा है उसे नापता है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण क्या है जिससे मिट्टी खराब होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं और सूखे इलाके बढ़ते हैं। रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण क्या है। तो वनों की कटाई और अत्यधिक चराई रेगिस्तान बनने का मेन कारण है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अत्यधिक चराई और वनों की कटाई के कारण रेगिस्तान बनता है, उससे मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब होती है। ठीक है, लैंडस्लाइड होने लगते हैं और रेत इधर से एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि ऑफ साइट प्रोटेक्शन का उदाहरण है। कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण है। चिड़ियाघर और वनस्पति जो है वो आउटसाइड जो है संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जीव मंडल आरक्षित जो है वो इन सीटू पर्यावरण के उदाहरण हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब जहाँ पर है वहाँ पर ही एनिमल्स का प्रोटेक्शन किया जाता है, लेकिन बाह्य स्थानीय संरक्षण एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स को या फिर वनस्पति उद्यान को ले जाया जाता है, याद रखना। तो इन सीटू और आउट सीटू जो पर्यावरण संरक्षण है उससे ये क्वेश्चन है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन को न्यूनीकरण करता है। तो जलवायु परिवर्तन को न्यूनीकरण यानी कम करने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, जो क्या कहता है ग्रीन हाउस गैसेस को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की बात करता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो अपनाया गया था। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस हरित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जापान में क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया, तो 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, याद रखना। तो ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जापान में अपनाया गया था, ये 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लास्ट तक बने रहें। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो लागू हुआ था वो 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था और 11 दिसंबर 1997 को मतलब इसका अपनाया गया। लागू कब हुआ? 11 फरवरी 2005 को। ठीक है, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का घटक कौन कौन है जो इकोसिस्टम का पौधे, जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादन या उपभोक्ता। तो इकोसिस्टम के जो घटक हैं वो जैविक और अजैविक सभी चीज़ें हैं, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब ये पौधे और जंतु सब जैविक अजैविक इकोसिस्टम के घटक हैं। उत्पादक, उपभोक्ता ये भी इकोसिस्टम के घटक हैं और फिर उत्पादन और उपभोग जो करने वाले हैं ये भी। तो इसलिए सबसे सही आंसर इसका जैविक और अजैविक होगा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जितने भी हैं सब पर्यावरण के घटक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो लिविंग जो कंपोनेंट है वो स्वपोषी होते हैं, एटोट्रॉप्स होते हैं। एटोट्रॉप जो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं का खाना बनाते हैं। मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और पानी ये लिविंग थिंग्स नहीं हैं, तो इसीलिए ये नॉन लिविंग घटक हैं। लेकिन लिविंग घटक स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब एटोट्रॉप्स जो खुद के अपने द्वारा खाना बनाते हैं और वो प्लांट होते हैं। ठीक है, जैव मंडल के सभी निर्जीव एवं भौतिक तत्व जो जीवों के जीवन, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं उन्हें डैश कहा जाता है, तो अजैविक घटक कहा जाता है। ठीक है, अजैविक घटक कहते हैं क्योंकि जीव मंडल के सभी जो निर्जीव हैं, निर्जीव को क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग कौन सा? अजैविक घटक, यानी जिसके अंदर जान नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? सूक्ष्म पौधे जो होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं, तो वो जैविक घटक है। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी लिविंग थिंग्स हैं, ये भी क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। कवक यानी कि फंगई जो होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, तो क्या होता है? वो जैविक घटक होते हैं। लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है एक अजैविक घटक है, याद रखना। सूर्य का प्रकाश क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो अजैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों यानी बायोटिक कंपोनेंट को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इन्हें 3 भागों में, जो अजैविक घटक है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और एक अपघटक होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और अपघटक यानी कि डिकम्पोजर होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को यानी बायोटिक कंपोनेंट को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में और अपघटक के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि मृतजीवी यानी कि डीकम्पोजर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो डीकम्पोजर जो हैं कवक और जीवाणु दोनों को शामिल किया जाता है। डीकम्पोजर में कवक और जीवाणु दोनों को शामिल किया जाता है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस की स्थापना आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर 1971 में कहाँ हुई थी? तो याद रखना, जो ग्रीन पीस है उसकी स्थापना जो हुई थी 15 सितंबर 1971 को हुई थी और ये वैंकूवर कनाडा में हुई थी। कनाडा का एक शहर है वैंकूवर, वहाँ पर हुई थी। याद रखना, ग्रीन पीस की आधिकारिक रूप से जो स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1971 को वैंकूवर कनाडा में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भारत का जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ? तो ये कच्छ, गुजरात में स्थित है। ठीक है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये कच्छ, गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद है कि इंदिरा गांधी ने 1 अप्रैल 1973 को भारत में डैश की शुरुआत की थी। तो 1 अप्रैल 1973 को इंदिरा गांधी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से स्टार्ट होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ यानी IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। याद रखना, 5 अक्टूबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IUCN का मुख्यालय गिलेड स्विट्जरलैंड में है। गिलेड स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। IUCN का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, उसे स्विट्जरलैंड के गिलेड शहर में अवस्थित है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्यावरण जो होता है वस्तुतः परि प्लस आवरण यानी चारों ओर का आवरण होता है। पर्यावरण जो होता है हमारे चारों ओर जो अवस्थित होता है आवरण के रूप में, उसे पर्यावरण कहते हैं। और सभी चीज़ें जो हमारे चारों ओर अवस्थित हैं वो पर्यावरण का हिस्सा हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसी वर्गीकरण का भाग नहीं है? तो पर्यावरण का भाग जो नहीं है वो भौतिक पर्यावरण है, जैविक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण, लेकिन परिचालन पर्यावरण ऐसा कोई पर्यावरण नहीं होता है। परिचालन पर्यावरण ये पर्यावरण का भाग नहीं है। भौतिक, सांस्कृतिक, जैविक, ठीक है, ये सब पर्यावरण के भाग हैं। उसके बाद 26 नंबर की अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? जो अजैविक पर्यावरण है उसमें कौन शामिल नहीं है? तो स्थल एक अजैविक पर्यावरण है। स्थल, जल, वायु अजैविक पर्यावरण है, जबकि जीव एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? जैविक पर्यावरण होता है। तो ये अजैविक पर्यावरण का भाग नहीं है। आगे है कि जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो जैविक पर्यावरण का निर्माण पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से मिलकर होता है, जबकि जल एक अजैविक पर्यावरण का उदाहरण है। ठीक है। उसके आगे क्या है 28 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण एक अभिष्ट समष्टि, अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो पर्यावरण की रचना भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों से पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से मिलकर होती है। अब पर्यावरण की जो रचना होती है वो भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों के साथ मिलकर होती है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय है उपयुक्त सभी, क्योंकि सारी चीज़ें पर्यावरण में पाई जाती हैं। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं जंतु की प्रकृति दुनिया से जो इनके चारों ओर अवस्थित है, ये भी पर्यावरण का उदाहरण है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्तियों के एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, ये भी पर्यावरण का एग्जाम्पल है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो समानता संबंधित है, ये भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, वह किस प्रकार के विकास कहलाता है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ना कि आर्थिक ना सामाजिक जैविक, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 15 हैं हमारे पास, उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया? तो ये जो स्टडी के आधार पर पृथ्वी को 3 मंडलों में बांटा गया है। जैवमंडल, ठीक है, आपको पता होगा जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, पृथ्वी के 3 मंडलीय विभाजन में शामिल नहीं है। तो पृथ्वी के 3 मंडल में जैवमंडल शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जैवमंडल शामिल नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, पृथ्वी के 3 मंडलों में कौन कौन सा शामिल होता है? स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल शामिल होता है। जैवमंडल उसमें शामिल नहीं होता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वह अविष्ट हिस्सा जो जिसमें तीनों में अवस्थित होता है उसे जैवमंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैवमंडल, जीव का अस्तित्व होता है उसे जैवमंडल कहता है। ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वह अविष्ट हिस्सा जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है तो उसे जैवमंडल कहते हैं। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो ध्रुव तारा जो है वह विशेष तारा जो ठीक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सीध में दिखता है, तो उसे ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 35 नंबर है कि तिब्बत के सांगपो यानी कि यारलुंगपो तशांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है वो उसे यारलुंग तांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले डैश कहलाती है? तो दिहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले इसे दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो CPCB की स्थापना 1974 में हुई थी। याद रखना, नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना 1974 में की गई थी। उसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन डैश के तहत किया गया था? तो ये जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। CPCB का गठन जो हुआ था वो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। 39 है कि भारत में वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को नियंत्रण करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 है ये। ठीक है, वायु को नियंत्रण करने के लिए वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 को लाया गया था। उसके बाद खतरनाक पदार्थों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों को त्वरित राहत और मुआवजा देने के लिए अधिनियम कौन सा है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 है। याद रखना, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 इसमें काम करता है। अगर किसी खतरनाक पदार्थों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों की त्वरित मुआवजा देने के लिए बात किससे की जाती है? राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, इससे बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में लागू हुआ था। याद रखना, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वन के संरक्षण के लिए 1980 में 1980 में एक अधिनियम बना था, जिसे फॉरेस्ट राइट एक्ट वन संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। वन संरक्षण अधिनियम, जैविक और अजैविक घटकों के बीच मुख्य संबंध क्या है? तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, ये इसका संबंध, दोनों एक पर निर्भर हैं और आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। 44 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर किन्हें माना जाता है? तो उत्पादक सभी हरे पौधे जो होते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर किन्हें माना जाता है? तो सभी हरे पौधे जो होते हैं उन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। तापमान, वर्षा और आर्द्रता। तापमान, वर्षा और आर्द्रता पर्यावरण के किस घटक में आते हैं? भौतिक और अजैविक घटक के रूप में ये आते हैं। तापमान, वर्षा और आर्द्रता पर्यावरण के किस घटक के रूप में आते हैं? भौतिक और अजैविक घटक के रूप में ये आते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो जैविक और अजैविक दोनों घटकों का होना आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? जैविक और अजैविक घटक दोनों का होना आवश्यक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे अपशिष्ट पदार्थों को प्रकृति में पुनर्चक्रित यानी रिसाइकिल करने वाला घटक माना जाता है? तो अपघटक या डिकम्पोजर को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे अपशिष्ट पदार्थों को प्रकृति में पुनर्चक्रण रिसाइकिल करने वाला घटक माना जाता है? अपघटक या डिकम्पोजर को माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के समूह का उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे सिनकोलॉजी कहा जाता है। जीवों के समूह को उनके पर्यावरण के साथ अगर अध्ययन के हम कहते हैं तो समपारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहता है? सिनकोलॉजी के नाम से जाना जाता है या समपारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? पौधे जैविक घटक हैं, कवक एक जैविक घटक है, जीवाणु एक जैविक घटक है, लेकिन ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस उसे कहते हैं पौधे या पेड़ पौधे से गिरे हुए पत्ते को मिट्टी में मिल जाना ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस एक अजैविक घटक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ह्यूमस एक अजैविक घटक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 नंबर है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक में शामिल होता है, क्या क्या होता है? हवा, पानी और मिट्टी अजैविक घटक में शामिल होता है। हवा, पानी, मिट्टी अजैविक घटक में शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्राकृतिक संगठन WNO की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन 2014 में इसका गठन किया गया था। विश्व प्राकृतिक संगठन का जो गठन किया गया था 2014 में किया गया था। ठीक है, प्राकृतिक संगठन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि विश्व प्राकृतिक संगठन WNO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय पाया जाता है। ठीक है, विश्व प्राकृतिक संघ का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होती है। सामान्य वर्षा के लिए पीएच मान लगभग कितना होता है? तो जो सामान्य वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है नॉर्मल वर्षा का। सामान्य वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है। वहीं अगर किस पीएच स्तर से कम होने पर वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस पीएच स्तर पर, यानी कि कितना पीएच स्तर हो कि वर्षा को अम्लीय? 5.6 से अगर नीचे है वर्षा का पीएच मान तो उसे एसिडिक रेन के नाम से जाना जाता है, और नॉर्मल रेन जो होती है 5.6 के आसपास होती है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी से कौन सा तत्व धुलकर नष्ट हो जाता है और पौधे के लिए आवश्यक होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो घुल जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी से कौन सा तत्व नष्ट हो जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम नष्ट हो जाते हैं, जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, और पौधा सही से ग्रो नहीं कर पाता है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुख्य रूप से किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ईंधन के जलने से ये उत्पन्न होते हैं। याद रखना कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुख्य रूप से रिलीज होते हैं, तो वो जीवाश्म ईंधन के जलने से, चाहे वो कोयला हो या पेट्रोलियम में, इनके द्वारा रिलीज होते हैं। उसके बाद 58 नंबर है कि स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जियोमार्फोलॉजी कहा जाता है। जो स्थल मंडल है उसके अध्ययन को जियोमार्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जियोमार्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं तो ए और बी दोनों शामिल किए जाते हैं। अब ए क्या है? महाद्वीप भी शामिल किए जाते हैं, और सागरीय नितल दोनों शामिल किए जाते हैं। ठीक है, स्थल मंडल में सागर के नितल वाला, यानी कि सी लेवल से नीचे जो कटक या फिर स्थल पाया जाता है उसे, और महाद्वीप दोनों को स्थल मंडल में शामिल किया जाता है। पृथ्वी का स्थल मंडल है पृथ्वी का कठोर और ऊपरी भाग। पृथ्वी का स्थल मंडल पृथ्वी का कठोर और ऊपरी भाग पृथ्वी का स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल को क्षैतिज वर्गीकरण किया जाता है। तो स्थल मंडल का क्षैतिज वर्गीकरण विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों से किया जाता है। ठीक है, स्थल मंडल का क्षैतिज वर्गीकरण किसके द्वारा? विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों के द्वारा किया जाता है। वह क्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह को भागों को खिसकाती है और उभारती है या निर्मित करती है क्या कहलाते हैं? तो भूसंचलन कहलाते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के ऊपरी सतह को या तो उभारती है या ऊपर उठाती है उसे भूसंचलन, ठीक है, कहते हैं भूसंचलन। स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? स्थल मंडल जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29% भाग स्थल मंडल है। 70 और 71% क्या है? जल पाया जाता है। शेष से पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। उनके विभाजन में शामिल नहीं है। सियोल है, सीमा है, निफे है, लेकिन सब स्ट्रैम शामिल नहीं है। सियोल, सीमा, निफे जो है पृथ्वी के 3 भागों में बांटता है, लेकिन सब स्ट्रैम शामिल नहीं है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कहलाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है वो क्रस्ट के नाम से जानी जाती है, क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की त्रिसंकेंद्रीय परतें, यानी कि ट्राइसेंट्रिक लेयर्स के में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो उसे सीमा के नाम से जाना जाता है, सीमा। ठीक है, और सबसे नीचे वाली परत है उसे नीफे के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाली सियोल के नाम से सिलिका और एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो ये कोर के नाम से जाना जाता है, जो निकेल और फेरस की, यानी कि नीफे भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी के भूपर्पटी में किस तत्व की प्रधानता होती है? जो पृथ्वी के भूपर्पटी में सिलिका एवं एल्युमिनियम की होती है। भूपर्पटी मतलब ऊपर वाला, जिसे सियाल के नाम से जानते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम उसमें प्रधानता पाई जाती है। सिलिका और मैग्नीशियम जो है वो पृथ्वी के निचले वाला एरिया पाया जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी के मेंटल जिस तत्व की प्रधानता होती है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए, वही है कि पृथ्वी के मेंटल में जिस तत्व की प्रधानता होती है सिलिका और मैग्नीशियम वहाँ पाया जाता है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? तो वही फेरस और निकेल,
ठीक है, Fe और निकल के रूप में पाया जाता है, जिसे प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, निकल और फेरस, नीफे के नाम से जाना जाता है, निकल इसे बोलते हैं और फेरस ऑक्साइड इसे लोहा कहते हैं। भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था, जैव विविधता CBD। ठीक है, उसके बाद इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है? ये मूल्य प्रभावी उत्पाद तकनीक है। ठीक है, इको मार्क क्या होता है? इको मार्क क्या होता है? मूल्य प्रभावी उत्पादन तकनीक होती है ये, मूल्य प्रभावी उत्पादन तकनीक। 73 नंबर है, इको मार्क कब अस्तित्व में आया था? तो इको मार्क जो आया था वो 1991 में अस्तित्व में आया था। याद रखना, इको मार्क कब अस्तित्व में आया था? तो इको मार्क 1991 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं। ठीक है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों को इको मार्क नहीं दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। तो क्या आरंभ किया है? इको मार्क आरंभ किया है, और इको मार्क 1991 में आया है। पर्यावरण के अनुकूल उपभोग, यानी कि जो भी उपभोग है वो पर्यावरण के अनुकूल है, उसके लिए इको मार्क स्टार्ट किया गया 1991 में। पर्यावरण न्याय से संबंधित NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है, NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस भारत का जल पुरुष कहा जाता है? तो भारत का जल पुरुष जो है राजेंद्र सिंह के जाना जाता है। किसे भारत का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जल पुरुष जो है, जिन्हें राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष के रूप में जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कि NGT की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को NGT की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2010 को। भारत के पर्यावरण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? भारत के पर्यावरण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो बिश्नोई आंदोलन 1730 में चलाया जाता है, चिपको आंदोलन 1973 में चलाया जाता है, और नवदान्य आंदोलन 1982 में चलाया जाता है। तो उपयुक्त सभी मिलान बिल्कुल सही हैं, तीनों मिलान सही हैं कि बिश्नोई आंदोलन 1730 में चलता है, चिपको आंदोलन 1973 में, और नवदान्य आंदोलन 1982 में चलता है। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये अमृता देवी ने किया था। पर्यावरण से संबंधित जो बिश्नोई आंदोलन है उसका नेतृत्व अमृता देवी ने किया था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत ही फेमस आंदोलन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नवदान्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये वंदना शिवा ने नवदान्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? वंदना शिवा ने। उसके बाद 1983 में अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो अपिक्को आंदोलन का पांडुरंग हेगड़े ने किया था। अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व जो है पांडुरंग हेगड़े ने किया था। उसके बाद दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर जी ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कैलाश मल्होत्रा जी ने पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड, भारत सरकार के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र के उल्लेख के लिए दिया गया? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड से देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 2014 में ग्रीन आर्मी किसने आरंभ की थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी का आरंभ किया था, वो भी 2014 में। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2014 में सर्वप्रथम ग्रीन आर्मी का आरंभ ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है? तो पर्यावरण संरक्षण को झूठ व वादा। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कहती है कि हमारा प्रोडक्ट पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, उसका पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ब्रेन वॉशिंग जैसे होता है वैसे ही ग्रीन वॉशिंग होता है, कि उसे झूठ बोलना। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली साइलेंट स्प्रिंग से, तो वो रेचल कार्सन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
1962 में एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम होता है साइलेंट स्प्रिंग, जिसके रचयिता जो होते हैं रेचल कार्सन होते हैं। उसके बाद कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? कौन सा वृक्ष जो होता है पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस। जहाँ ये पनपती है वहाँ की कम से कम जितना एरिया होता है उससे बहुत सारा पानी खींच लेती है, तो इससे पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे गांधी ऑफ ग्रेन कहा जाता है? तो गांधी ऑफ ग्रेन वंदना शिवा को कहा जाता है। याद रखना, गांधी ऑफ ग्रेन के नाम से वंदना शिवा को जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य देश पर्यावरण के संरक्षण और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल 48A में ये कहा गया है। DPSP से संबंधित रखता है ये, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ SP से संबंधित रखता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जिक्र है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण के प्रति अंतर्गत वन, झील और नदी वन्यजीवों की रक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति दयावान रहे? आर्टिकल 51AG ये बात कहता है, 51AG, और ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय का वर्तमान नाम क्या है? तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज इसका नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, जलवायु परिवर्तन का आशय क्या होता है? जलवायु परिवर्तन तो तापमान व मौसम ढांचे को दीर्घ अवधि में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, किसी तापमान व मौसम के ढांचे का परिवर्तन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण क्या होता है? मानव जो है जलवायु परिवर्तन का सबसे पहले कारण है, जिसने क्या होता है अपने संसाधनों का दोहन बहुत तेज़ी से किया। जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कृत्यों में शामिल नहीं है, तो ये सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन में शामिल नहीं है, मानव जनित में, ये नेचुरल एक कारण है। जलवायु परिवर्तन के जो मानव जनित कृत्यों में शामिल नहीं है, तो सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन जो है वो एक मानव जनित कारक नहीं है, नेचुरल कारक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 कहता है कि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन जो है प्राकृतिक कारण में नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल कारण है जो मैन मेड सिस्टम के द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है। उसके बाद एक ग्रीन हाउस होता है, एक ग्रीन हाउस के बराबर होता है ये शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देता है पर ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता है, इसे एक ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है किससे? धूप में पार्क किए गए कार से ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है। दोस्तों पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो ऐसे हम यहीं विराम देते हैं। आगे वाले जो 150 क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे जब बहुत ज़्यादा साइलेंट का माहौल होगा तब। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।